हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है कल्चर। बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं कल्चर से रिलेटेड। अब ये कल्चर वो कल्चर नहीं है जो कल्चर हिस्ट्री की हम बात करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे जैसे एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पेसिकल्चर। तो ऐसे कल्चर हैं जिसको हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस से जुड़े हुए कल्चर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। और हर बार कोई न कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से आता रहता है, चाहे एसएससी या फिर यूपीएसआई या फिर एनडीए। तो सम टाइम तो सीडीएस के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं और यूपी पीसीएस में क्वेश्चन यहाँ से देखे गए हैं। तो हम बात करने वाले हैं सारे इम्पोर्टेंट कल्चर्स के बारे में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू हैव टू वॉच टिल द एंड। आपको देखना पड़ेगा लास्ट तक, क्योंकि सारे कल्चर्स मैंने एक वीडियो में कंपाइल किए हुए हैं। तो आप अच्छे से इसको देखेंगे, एंजॉय करेंगे वीडियो को, और वीडियो को देखते देखते आपको सारे कल्चर याद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इसमें इमेजेस भी डाली हुई हैं जिससे आप देख करके उसको याद कर पाएँ, इजीली समझ पाएँ। तो सबसे पहले आप अगर इमेज को देखें तो यहाँ पे सामने साफ साफ दिया गया है। यहाँ पे एक महिला है, जो यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स हैं, यहाँ पे कुछ फ्रूट्स हैं, यहाँ कुछ फ्लावर्स हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि महिला और पुरुष ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं, दोनों लोग खेती कर रहे हैं। किस चीज़ की खेती कर रहे हैं? यहाँ पे ये फ्रूट्स, यहाँ पे वेजिटेबल्स, यहाँ फ्लावर्स, सब साथ साथ उगाए जा रहे हैं। तो अगर कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स अगर साथ साथ होंगे तो उसके लिए एक टर्म हम यूज़ करते हैं, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? ऐसी प्रैक्टिस, ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जहाँ के अंदर, जिसके अंदर हम डील करते हैं स्टडी ऑफ, कह सकते हो कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो सजावटी होते हैं, जिनका हम डेकोरेशन में इस्तेमाल करते हैं। तो हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो हॉर्टिकल्चर आपको याद हो गया होगा। मूव करते हैं आगे। ऐसे करके हम सारे कल्चर्स को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो महिला है ये पूरे खेत में, और ये पुरुष पूरे खेत में फ्लावर्स को कल्टीवेट कर रहे हैं, फ्लावर्स की खेती कर रहे हैं। तो अगर हम बड़े पैमाने पे खेती करेंगे फ्लावर्स की, तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर। तो यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना है, अगर सब साथ में होंगे तो हॉर्टिकल्चर, अगर केवल फ्लावर्स होंगे तो फ्लोरिकल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मछली का पालन हो रहा है, मछलियों को पाला जा रहा है। तो अगर हम बात करेंगे मछलियों के पालन के बारे में, तो फिर यहाँ पे हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं पेसिकल्चर। तो याद रखेंगे, फिश के लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? पेसिकल्चर। फिश फार्मिंग, मछलियों का पालन, मत्स्य पालन। तो यहाँ पे हम पेसिकल्चर का इस्तेमाल करेंगे। मूव करते हैं आगे। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे स्पेसिफिकली सब्जियों की बात हो रही है। जैसे यहाँ पे स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं वेजिटेबल्स की, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स। तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं ओलेरिकल्चर। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, तो हम क्या टर्म यूज करेंगे? ओलेरिकल्चर। ठीक है। अगला, यहाँ पे आपके सामने बहुत ढेर सारे फ्रूट्स हैं। तो काफ़ी अच्छे अच्छे फ्रूट्स यहाँ पे हैं। अगर हम फ्रूट्स की स्टडी करेंगे तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं पोमोलॉजी। फ्रूट्स डेफिनेटली खाना ही चाहिए, हर रोज कोई ना कोई फ्रूट खाना चाहिए, क्योंकि हमको एसेंशियल विटामिन्स फ्रूट से मिलते रहते हैं। जैसे विटामिन सी हमको मिलता है स्पेसिफिकली सिट्रस फ्रूट से, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे मसूड़ों के लिए। हमने क्लास में डिस्कस भी किया है विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। कहाँ से मिलता है? आंवला से मिलता है। आंवला इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। उसके अलावा
जो खट्टे फल होते हैं वहाँ से विटामिन सी मिल जाता है। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस को बचाने के लिए रोल प्ले करता है, हमारे स्किन के लिए रोल प्ले करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन सी। घाव को देरी से भरने में अगर विटामिन सी की कमी हो गई तो जो वुंड हीलिंग है वो स्लो हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन सी। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रेप्स। तो आपके सामने स्क्रीन पर ढेर सारे ग्रेप्स हैं, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि खेती हो रही है सिर्फ अंगूरों की, ग्रेप्स की। तो यहाँ पे हम दो टर्म यूज करते हैं, राइट। जो पहला टर्म हमारा है वो है विटीकल्चर, और जो सेकेंड टर्म हमारा है जो हम यूज करते हैं वो है विनीकल्चर। तो विटीकल्चर, विनीकल्चर दो टर्म हम यूज करते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि अगर हम ग्रेप्स की खेती करेंगे स्पेसिफिकली फॉर द वाइन प्रोडक्शन, तो उसके लिए हम टर्म यूज कर लेते हैं विनीकल्चर। लेकिन आमतौर पे अगर ऐसा एग्जाम में नहीं आता है कि वाइन प्रोडक्शन या फिर किसी अदर चीज़ के उत्पादन के लिए, तो हम यहाँ पे सिर्फ ये जरूर ध्यान में रखें कि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ग्रेप्स के कल्टीवेशन के बारे में, अगर क्वेश्चन आएगा तो हम या तो करके आएंगे विटीकल्चर या तो करके आएंगे विनीकल्चर। अब ऐसा इम्पॉसिबल है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों एग्जाम्पल्स ये दे दें, पॉसिबल नहीं है। एक ही एक मिलेगा, या तो विटीकल्चर या तो विनीकल्चर। यहाँ पे सामने आपके आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सिल्क वॉर्म है, रेशम का कीट है जो रेशम के उत्पादन में बहुत अहम योगदान प्ले करता है। अपने आप को ईश्वर के हवाले कर देता है, अपने आप को मार डालता है, या कह सकते हो कि इंसान इतना क्रूर है कि वो इस बेचारे की जान ले लेता है और रेशम उत्पादन करता है। तो रेशम उत्पादन के लिए शहतूत के पत्ते के ऊपर इन कीटों को पाला जाता है, तो जिससे रेशम हमें मिल पाए। तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सेरीकल्चर, सेरीकल्चर। एक क्वेश्चन यहाँ से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो होमवर्क है, एंड डेफिनेटली यू विल बी देयर इन द कमेंट सेक्शन। तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे। सिल्क रूट के बारे में क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आते रहते हैं हिस्ट्री में। तो सिल्क रूट क्या है और सिल्क रूट पर किसने कंट्रोल किया था, कौन सा ऐसा राजा है हमारे प्राचीन इतिहास का जिसने सिल्क रूट पर कंट्रोलिंग की थी, और सिल्क रूट बेसिकली कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करता है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, और आप डेफिनेटली इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा मैं कर लूँगा। यहाँ पे थोड़ी सी हम बात करेंगे कि सिल्क वॉर्म जो होता है उसकी लाइफ साइकिल क्या है। तो बहुत ज़्यादा नहीं बात करेंगे डिटेल में, थोड़ा सा शॉर्ट में इसको समझ लेंगे। सबसे पहले जो फीमेल मौत होती है वो क्या करती है, अंडे देती है, ठीक है। अंडे से हैचिंग होती है, और हैचिंग के बाद यहाँ से क्या निकलता है, कैटरपिलर निकलता है। तो अंडे के हैचिंग होने के बाद कैटरपिलर निकलता है। कैटरपिलर जो होता है वो शहतूत के पत्ते को खाता है और धीरे धीरे अपनी संख्या, कह सकते हो धीरे धीरे अपनी ग्रोथ करता रहता है। तो शहतूत के पत्ते को खा करके अपनी ग्रोथ कर लेता है, उसको हम लार्वा कहते हैं। तो लार्वा क्या करता है, वो शहतूत के पत्ते को खाता है और धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद जब लार्वा अपने साइज में ठीक ठाक आकार का हो जाता है, उसके बाद फिर क्या करता है, वो अपनी सलाइवा से धीरे धीरे एक पर्टिकुलर सिल्क को पिन करना स्टार्ट करता है। और उसके बाद में फिर कोकून, जो आप देख रहे हो सिल्क का पूरा स्ट्रक्चर गोल गोल सा बन जाता है, उसे कोकून कहते हैं। तो कोकून क्या है, ओवल शेप का एक स्ट्रक्चर है जो बना होता है कॉन्टिन्यूअस सिल्क फिलामेंट से। तो जो रेशम के जो फिलामेंट होते हैं, रेसे होते हैं, उससे ये मिलकर बना होता है कोकून। और इसके अंदर याद रखना, कोकून के अंदर लार्वा ट्रांसफॉर्म किस में होता है, प्यूपा के अंदर। तो कोकून के अंदर जो आप देख रहे हैं ये दिस इज प्यूपा। और उसके बाद में फिर जब इसके आगे की जो साइकिल है वो ये है कि आफ्टर 2-3 वीक्स जो अडल्ट मॉथ होता है वो इमर्ज फ्रॉम द कोकून, कोकून से बाहर निकल जाता है। इस तरीके से इस सिस्टम पर चलता रहता है। तो अगर हमको सिल्क प्रोवाइड करना है, सिल्क अगर हमको प्रोड्यूस करना है, तो हम क्या करते हैं,
हम कोकून को गर्म पानी में डाल देते हैं और उसके बाद क्या होता है, फिर सिल्क हम प्राप्त कर लेते हैं, उसका जो फाइबर होता है, जो उसका रेशा होता है, और बेचारे की प्यूपा की डेथ हो जाती है। इस तरीके से सिस्टम चलता रहता है। कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने पहली बार सिल्क के बारे में जानकारी दी वर्ल्ड को, यानी कह सकते हो कि ऐसा कौन सा कंट्री है जिसने पहली बार सिल्क को प्रोड्यूस किया। सिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं, क्योंकि हमारे एंशियंट हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है सिल्क। तो सिल्क का उत्पादन कौन से स्टेट में इंडिया में मैक्सिमम होता है, ऐसा कौन सा स्टेट इंडिया का है जहाँ पे सिल्क मैक्सिमम प्रोड्यूस होता है, और कौन सा ऐसा कंट्री वर्ल्ड का है जो नंबर 1 है सिल्क के प्रोडक्शन में। आप ये सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में लिखेंगे। बी कीपिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी कीपिंग का मतलब होता है कि कुछ ऐसे सांचे होते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं लकड़ी के बने हुए, जिनके अंदर हम क्या करते हैं, मधुमक्खियों को पालते हैं, जिससे शहद हम बना पाएं लार्ज क्वांटिटी में। तो बी कीपिंग, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एपीकल्चर, क्योंकि जो हनी बी होती है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एपिस मेलिफेरा। तो एपिस मेलिफेरा से हमने क्या ले लिया, एपी कल्चर, क्योंकि हम क्या करते हैं, कल्चर मतलब हम उसको फार्मिंग करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। तो हम एपीकल्चर की बात यहाँ पे हमने की, तो आप ध्यान रखेंगे एपीकल्चर इज ए बी फार्मिंग। फिर हम बात करें अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे है फार्मिंग ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, यानी जो समुद्री या कह सकते हो जो जलीय जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे फिश, उसके अलावा प्रॉन्स, ऑयस्टर, सीवीड। तो इन सभी की अगर हम इनको अगर हम एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को अगर हम इनकी फार्मिंग करते हैं, इनको पालते हैं, तो उसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, बहुत सिंपल है, इसके लिए हम यूज करते हैं एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर के लिए अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप ध्यान रखेंगे फार्मिंग ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, और जिसके अंदर फिश, प्रॉन्स, ऑयस्टर, ये जितने भी सीवीड वगैरह होते हैं सबके हम फार्मिंग कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फार्मिंग ऑफ मरीन ऑर्गेनिज्म इन सी वाटर। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं किसके बारे में, सी वाटर की। तो जब भी बात करेंगे मरीन ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब समुद्री जीव होंगे वो। तो समुद्र में हम पर्टिकुलर ऐसा सिस्टम बना करके उसमें हम फिर क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं समुद्री जीवों के बारे में। तो यहाँ पे इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हम मैरीकल्चर। तो अगर समुद्रों के लिए, अगर समुद्री संवर्धन या कह सकते हो समुद्री जीवों का पालन अगर हम करेंगे तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, हम मैरीकल्चर का हम यूज करते हैं। आप ध्यान रखेंगे इस टर्म को, इस शब्द को। तो आप सभी का फेवरेट मशरूम, मशरूम बहुत फेवरेट होता है बहुत लोगों का, बहुत टेस्टी भी बनता है, काफ़ी अच्छा फायदेमंद भी होता है मशरूम। तो मशरूम जो होता है इसकी बेसिकली अगर आपसे पूछे कि इसका अगर हमको कल्टीवेशन करना, खेती करनी है मशरूम की, तो उसके लिए फिर क्या हम टर्म यूज करते हैं, तो मशरूम के लिए हम यूज करते हैं, तो यहां हम यूज करते हैं फंजाई कल्चर, या कह सकते हो फंजी कल्चर। अब बेसिकली जो मशरूम है वो है क्या, तो जो मशरूम्स होते हैं वो बेसिकली कुछ नहीं, बस केवल फंगस हैं। केवल क्या है, फंगस होते हैं मशरूम। और ऐसा भी नहीं होता कि मशरूम जो भी हमने देखा, मशरूम हमने खा लिया। मशरूम जो हम खाते हैं, जो मशरूम एडिबल होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मशरूम एडिबल हैं, ये मशरूम एडिबल हैं। तो ये मशरूम किस टाइप के मशरूम होते हैं, इनको हम कहते हैं एगेरिकस। ये होते हैं एगेरिकस। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से मशरूम हैं जो हम खाते हैं, एडिबल मशरूम जिसको कहते हैं, तो वो याद रखना कौन से हैं, एगेरिकस होते हैं, एगेरिकस बिस्पोरस। इनको हम यूज करते हैं खाने में। आगे हम मूव करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो लाख होता है, लाख बेसिकली एक इंसेक्ट होता है, लैक इंसेक्ट जिसे कहते हैं। तो क्या करता है वो लाख को सिक्रीट करता रहता है, और लाख से हम क्या करते हैं, चूड़ियाँ वगैरह बनाते हैं। तो लाख से जो बनने वाली चूड़ियाँ होती हैं बहुत खूबसूरत होती हैं, नेचुरली हम उसको प्राप्त करते हैं, लाख को, उनसे चूड़ियाँ बनाते हैं, उनसे हम कंगन बनाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे रियरिंग ऑफ लैक इंसेक्ट्स फॉर लैक प्रोडक्शन, तो लाख की उत्पादन के लिए हम क्या करते हैं, लाख के जो कीट हैं उनके लिए सही इन्वायरमेंट हम प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो लाख उत्पादन कर पाएं। तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं लाख कल्चर। और कई जगह पे तो ये कल्चर होता है कि वहाँ पे मोस्टली
लाख की बनी चूड़ियाँ ही ज़्यादातर महिलाएं यूज़ करती हैं। तो हम आगे मूव कर रहे हैं और अगला हमारा जो कल्चर है वो ये है कि रियरिंग ऑफ अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स, एक बात तो हम सब जानते हैं, जो अर्थवार्म होते हैं ये बहुत प्यारे दिखते हैं, और जो अर्थवार्म होते हैं बेसिकली हमारे, ये कह सकते हो कि ये जो फार्मर होते हैं उनके फ्रेंड होते हैं, किसानों के मित्र होते हैं ये, ठीक है। और करते क्या है, ये मिट्टी को नमी प्रदान करते हैं, मिट्टी को फर्टाइल करने में हेल्प करते हैं। तो इनकी रेयरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं वर्मी कल्चर। तो अगर हम देखें कि वर्मी कल्चर का यूज क्या होता है, जहां पे हम बेसिकली रेयरिंग करते हैं अर्थवॉर्म की, ठीक है। तो क्वेश्चन में वो आगे पीछे कुछ भी जोड़ सकता है, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि अगर हम अर्थवॉर्म की बात करेंगे तो वो वर्मी कल्चर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखें तो यहाँ पे हम अगर देखें रियरिंग, यहाँ पे हम कर रहे हैं बर्ड्स की, जो पक्षी होते हैं, अलग अलग प्रजाति के पक्षी अगर विलुप्त हो जाए तो फिर बहुत समस्या हो जाएगी हमारे इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट के लिए हर एक प्राणी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे पक्षी जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, या फिर ऐसे पक्षी जो बहुत दुर्लभ हैं, तो हम क्या करते हैं, उनकी ब्रीडिंग कराते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। तो यहाँ पे रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ बर्ड्स, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एविकल्चर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको जुड़ना है टेलीग्राम से तो आप सर्च कर सकते हैं GSGK बाय अविचल सर, और इससे जुड़ करके फायदा आपको ये होगा कि PDF आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ढेर सारे स्नेल्स हैं, इसको हम कहते हैं घोंघा। गांव में तालाब के किनारे आसपास ऐसे घोंघे मिल जाते हैं, कई तो लोग ऐसे हैं जो खाते भी हैं घोंघों को, तो वो एक अलग मसला हो सकता है। तो अगर हम देखें कि जो घोंघे होते हैं, अगर इनकी हम कल्टीवेशन करेंगे तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं, इसको कहते हैं हेलीकल्चर। तो हेलीकल्चर का यूज हम करते हैं स्पेसिफिकली फॉर द, इसके लिए घोंघा पालन, यानी फार्मिंग ऑफ स्नेल्स। आगे यहां पे आप देख सकते हैं कि द प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग एंड केयरिंग फॉर इंडिविजुअल ट्रीज। यहां पे स्पेसिफिकली आपको जो ध्यान रखना वो है इंडिविजुअल ट्रीज, या फिर स्पेसिफिकली ट्रीज, राइट, श्रब्स या फिर वुडी प्लांट्स, यानी व्यक्तिगत पेड़ों, झाड़ियों और काष्ठीय मतलब लकड़ीदार पौधों को लगाने और उनकी देखभाल करने का जो अभ्यास है, जो प्रैक्टिस है, उसे क्या कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं जिसको कहते हैं हम आर्बोरिकल्चर। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो आर्बोरिकल्चर होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं प्लांटिंग ऑफ केयरिंग ऑफ इंडिविजुअल ट्रीज। जहाँ पे हम ट्रीज की बात करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, आर्बोरिकल्चर, चाहे वो साथ में श्रब्स या फिर वुडी प्लांट्स हों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आर्बोरिकल्चर। यहाँ पे हम और देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे कहा गया है कि द आर्ट एंड साइंस ऑफ कंट्रोलिंग द एस्टेब्लिशमेंट, ग्रोथ, कंपोजिशन, हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट। अब यहाँ पे आपको जो पहचानने वाली बात है, जिससे पहचान करके आर्बोरिकल्चर में और सिल्वीकल्चर में डिफरेंस कर पाएंगे, वो ये है कि अगर हम बात करेंगे आर्बोरिकल्चर की तो वहाँ पे हम बात करते हैं स्पेसिफिकली ट्रीज के बारे में, यानी बात करते हैं स्पेसिफिकली हम पौधों के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट के बारे में, यानी हम बात कर रहे हैं जंगल के बारे में, वन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वनों और वन्य भूमियों की स्थापना, विकास, संरचना, स्वास्थ्य और गुणवत्ता को नियंत्रित करने की कला और विज्ञान क्या है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली हमें फोकस करना है फॉरेस्ट पे। अगर हम फॉरेस्ट को ग्रोथ कराएंगे, फॉरेस्ट को अगर हम लगाएंगे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिल्वीकल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। जितने कल्चर मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ये सभी कल्चर्स कहीं ना कहीं पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स के अंदर, तो आपको ये याद करने हैं एज इट इज, ठीक है। और बहुत आसान तरीके से मैं इसको रिवाइज करा रहा हूँ, याद करा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि एक ऐसा प्रैक्टिस, ऐसा फिनोमेना, द फिनोमेना इन विच मैनी प्लांट्स
कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन डिजीज फ्री कंडीशंस, यानी कह सकते हो कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रोग मुक्त परिस्थिति में हम एक ही जनक पौधे से कई ढेर सारे पौधे बना सकते हैं। तो इसके लिए बायोलॉजी के अंदर अगर हम टर्म का यूज करते हैं तो वो टर्म कहलाता है टिश्यू कल्चर। ठीक है, क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर। तो डिजीज फ्री तरीके से हम इसको क्या करते हैं, एक ही प्लांट से बहुत सारे जो डिजीज फ्री कंडीशंस में बहुत सारे प्लांट्स हम ग्रोथ करवा लेते हैं। अगला क्या है? कल्टीवेशन ऑफ प्लांट विदाउट सॉइल। तो बिना मिट्टी के, बिना सॉइल के अगर हम कल्टीवेशन करेंगे प्लांट्स का तो हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं, सभी को पता होगा, हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स अगर आपसे पूछे क्या होता है तो आप बताओगे कि बिना मिट्टी के केवल पानी के अंदर ही हम यूज कर लेते हैं और हम पौधों को कल्टीवेट कराते हैं। जापान के अंदर ऐसा मोस्टली किया जाता है। तो आगे मूव करते हैं, बस यहीं तक था। तो आज के वीडियो में हमने कुछ ढेर सारे इंपॉर्टेंट कल्चर्स की बात की और आप लोगों ने इसको रिवाइज भी करना है। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे। इसको देख करके आप जब भी इसको देखेंगे तो आपको रिवीजन हो जाएगा। तो कमेंट में लिखें अगर आपकी कोई राय है, कोई फीडबैक है, और बाकी कोशिश मैं करूँगा वीडियोस आपको रोज़ मिलते रहें जिससे आपकी प्रैक्टिस, आपकी लगातार तैयारी होती रहे। ठीक है, तो हिस्ट्री का मैं स्टार्ट करने वाला हूँ और ज्योग्राफी का भी साथ साथ हम करेंगे। साइंस का भी हम देखेंगे कि साइंस के अंदर बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपकी कोई राय है कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें और थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।